बुरा समय आया तो वैसे ही मेरी एक्स वाइफ ने कोर्ट में पुलिस के सामने एक फॉल्स एलिगेशन लगाया कि मैं मुझे हर्ट करता है, मेरे बेटे को हर्ट करना चाहता है। मेरे पास प्रॉपर्टी बची थी, वो था मेरा बेटा। उसके अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं था। तो उसको झूठ बोल के एक ऑर्डर निकलवाया। ऑर्डर को लेके उस ऑर्डर का इस्तेमाल करके उसने बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में उस बच्चे को लेके आई। दो केसेस जब यूएस में मैंने न्यूयॉर्क स्टेट में फाइट किए तो उससे ये निकल के आया कि ये फ्रॉड करके बच्चे को यूएस से इंडिया ले जाया गया है। कोर्ट ने मुझे बच्चे की माँ और बाप दोनों माना और उस जजमेंट को लेके मैं इंडिया आया। 10 दिन में खड़ा रहा बच्चा किडनैप की फाइल लेके कि मेरा बच्चा किडनैप हुआ और मुझे ही मारा पीटी की जा रही है। एनआरआई को कोई भी अधिकार नहीं, एनआरआई को कोई भी जस्टिस नहीं देना चाहता। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। इस वक्त हमारे साथ हैं एनआरआई अरुण कुमार और अरुण कुमार एक जंग लड़ रहे हैं। वो जंग अपने बेटे के लिए। क्या है वो जंग और किसके साथ लड़ी जा रही है और क्या कुछ हुआ उनके साथ इन 4 सालों में, आइए जानते हैं उनसे। तो अरुण जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप अपनी पत्नी से कैसे मिले, कहाँ पे थे और क्या कुछ करते थे आप? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और मेरी शादी मैट्रिमोनियल के बेस पे 2015 में हुई थी और मैं यूएस में व्यवसाय करता हूँ अपना। 2015 में ही मैं अपनी अपनी वाइफ को, एक्स वाइफ को यूएस ले गया था और करीब 2015 से लेके 2018 में मेरा बेटा पैदा हुआ। उसका नाम अथर्व कुमार सिंह है, जो इस समय इंडिया में रखा जा रहा है बिना मेरी मर्ज़ी के, बिना कोर्ट की परमिशंस के। तो 2018 में वो पैदा हुआ। 2019 में मैंने अपना एक होटल का व्यवसाय स्टार्ट किया, होटल बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें काफ़ी एक्साइटेड थे। अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स उसमें लगा दी थी और बड़े अपने सपने बुने थे अपने उस बिज़नेस के लिए। और 1 साल में ही फिर कोविड आ गया। कोविड में आते ही हमारी सिचुएशंस थोड़ी सी ख़राब हो गई। 20 लोग जो हमारे लिए काम करते थे वो घट के 3 लोग रह गए। लाइफ में स्ट्रगल्स स्टार्ट हो गई। बिज़नेस ऑलमोस्ट डूबने पे आ गया। तो इस सिचुएशन में जब जैसे ही बुरा समय आया, अच्छे समय में तो सब कुछ मैनेजेबल था। बुरा समय आया तो वैसे ही मेरी एक्स वाइफ ने कोर्ट में पुलिस के सामने एक फॉल्स एलिगेशन लगाया कि मुझे हर्ट करता है, वो मेरे बेटे को हर्ट करना चाहता है। मेरा उस समय ये सिचुएशन था कि मेरे पास सिर्फ एक ही एसेट बचा था, मेरे पास प्रॉपर्टी बची थी, वो था मेरा बेटा। उसके अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं था। तो उसी प्रॉपर्टी को और उसको प्रॉपर्टी कह रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा है, लेकिन एक तरीके से मेरा एक ही एसेट था और एक ही ज़िंदगी में जीने का मेरे पास सहारा था। तो उसको झूठ बोल के एक ऑर्डर निकलवाया। ऑर्डर को लेके उस ऑर्डर का इस्तेमाल करके उसने बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में उस बच्चे को लेके आई। इंडिया में लाते ही रैंसम डिमांड से स्टार्ट हो गई। पैसे की डिमांड की जाने लगी। एक अकाउंट को उन्होंने, मेरे पर्सनल अकाउंट को बिल्कुल साफ़ कर दिया, पैसे बिल्कुल ख़त्म कर दिए और मुझे मेरी हालत पे छोड़ दिया। और मैं वहाँ पे 2 साल उसके बाद और स्ट्रगल करता रहा कि बिज़नेस से मैं कम से कम निकलूँ तो ऐसे निकलूँ कि भाई अपने पैरों पे खड़ा रहूँ। तो मेरे साथ एक मैरिटल बिट्रेयल किया गया, धोखा दिया गया और कोर्ट के साथ भी धोखा दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने बाद में ये पाया कि वो फ्रॉड करके वो इंटरिम ऑर्डर लिया गया था, टेम्परेरी ऑर्डर लिया गया था, लेकिन इंडिया लाके मेरे फादरहुड को परमानेंटली डिनाई कर दिया गया। ना तो तुम बच्चे को देख सकते हो, ना उससे मिल सकते हो। फिर मेरी जंग शुरुआत हुई। 2 केसेस जब यूएस में मैंने न्यूयॉर्क स्टेट में फ़ाइट किए तो उससे ये निकल के आया कि ये फ्रॉड करके बच्चे को यूएस से इंडिया ले जाया गया है। उसके बाद फिर मैंने न्यूयॉर्क स्टेट में पेरेंटल किडनैपिंग का, क्योंकि पेरेंट भी अगर एक बच्चे को किडनैप कर सकता है तो वो भी एक क्राइम माना जाता है। पेरेंटल किडनैपिंग का न्यूयॉर्क स्टेट में मैंने केस फाइल किया, जिसमें इसने, मेरी एक्स वाइफ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद उसे डिले करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली वो केस मेरा डिसमिसल में चला गया। वो
ऑन द ग्राउंड्स कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो फिर मैंने फिर से केस फाइल किया, अपनी जंग को मैंने कंटिन्यू रखा और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को इन्वॉल्व किया। और मंत्रालय ने एक्नॉलेज किया कि बच्चा किडनैप है। पंचकुला कोर्ट में उन्होंने कोर्ट्स को इन्फॉर्म किया और कोर्ट्स ने डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कराए, सर्विस कराए और सही तरीके से उस केस की सर्विस हुई। फिर भी 5 महीने के बाद जैसे ही ट्रायल का समय आता था, मैंने ज्यूरी ट्रायल की रिक्वेस्ट करी थी। 5 महीने के बाद वो फिर भी डिसमिस हो गया, क्योंकि मैंने वो केस न्यूयॉर्क स्टेट से फाइल किया था। मैं रहता फ्लोरिडा में था, वो इसलिए फाइल किया था कि न्यूयॉर्क स्टेट से बच्चा किडनैप किया गया था। ये बच्चे की पेरेंटल किडनैपर अल्टीमेटली मानी गई। मैंने उस केस को फ्लोरिडा ट्रांसफ़र करवाया। फ्लोरिडा के कोर्ट ने जब ये देखा कि ये मेरी एक्स वाइफ कानून का बार बार मजाक बना रही है, कानून का बार बार दुरुपयोग कर रही है और केस को डिले पे डिले की जा रही है, तो उन्होंने जजमेंट मेरे फेवर में दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे की पेरेंटल किडनैपिंग हुई थी, जो एक क्राइम है यूएसए में। इसके नाम का एक टैक्स वारंट भी इशू किया गया। इसके नाम की पर्जरी की इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट में झूठ बोलने पे होती है, दी जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई, जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि इसमें कभी उसमें अपना कॉपरेशन नहीं दिया। कोर्ट ने मुझे बच्चे की माँ और बाप दोनों माना और उस जजमेंट को लेके मैं इंडिया आया। इसके बाद मेरी इंडिया की स्ट्रगल शुरू हुई। पंचकुला के हर स्कूल में जाके मैंने दस्तक दी, ये पता करने के लिए कई महीनों मैंने स्पेंड किए, ये पता करने के लिए कि मेरा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है। और अल्टीमेटली क्या आपको अपने पत्नी का कोई घर का पता या कुछ नहीं मालूम था, या जब आपने शादी हुई तो आपने कुछ वेरीफाई नहीं किया था, या वो वहाँ से बदल चुके थे? वो जीरकपुर में रहते थे, वो बदल के पंचकुला आ गए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि हम यहाँ पेरेंट्स के एड्रेस पे नहीं रहते, हम अपना अलग रहते हैं। तो मुझे ये नहीं बताया गया कि किस स्कूल में रहता है बच्चा, पढ़ता है और ये लोग कहाँ रहते हैं, तो मुझे नहीं पता था। ये सब मुझे पता करना पड़ा बाद में। तो काफ़ी समय तक आपने तलाश की अपने बेटी की, और आखिरी में आपने अपने बेटे को तलाश कर लिया। तो उस दौरान क्या हुआ आपके साथ? मैंने बच्चे को तलाश कर लिया। 1.5 महीने के खोजने के बाद सभी स्कूलों ने मेरी मदद करी। मेरे पास बच्चे की एक ऐसी फ़ोटो थी जिसमें उसका लोगो लगा हुआ था। उस लोगो को देख के एक स्कूल ने पहचान करी कि बच्चा मानव मंगल स्कूल सेक्टर 10 में पढ़ता है, पंचकुला में। तो वहाँ के स्कूल में मैं गया। जैसे ही मैं पहुँचा और जैसे ही मैंने इंक्वायरी करी, उसी दिन ये थाने पहुँच गए किडनैपिंग की कंप्लेन लेके कि ये बच्चे को किडनैप करने आया। मैं मेरे बच्चे को ही करने आया हूँ, जबकि मेरे पास यूएस में कोर्ट की कस्टडी का ऑर्डर है, बच्चा अमेरिकन सिटीजन है। मैंने थाने में बात करी सेक्टर 10 में, तो उन्होंने उनकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। हालांकि उस समय मेरे साथ कुछ और गलत नहीं हुआ, मुझे वापस यूएस जाना पड़ा। यूएस जाके फिर मैं वापस आया और पिछले साल मई में जब मैं वापस आया और अपने बच्चे को छुट्टियाँ मनाने और उसके साथ समय स्पेंड करने आया था, तो स्कूल में मैं जैसे ही गया तो जो मेरी एक्स के जो फादर हैं राजेंद्र राणा, उन्होंने सबके सामने मेरे साथ मारा पीटी की, सबके सामने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और इस चीज़ के एक विटनेस नहीं, डजन्स ऑफ विटनेसेस हैं, टीचर्स हैं, वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ है, मेरा खुद का सिक्योरिटी स्टाफ में लेके गया था और अपने लॉयर भी थी मेरी वहाँ पे, और बच्चों ने भी देखा। मैंने उन्हें टच भी नहीं किया और राजेंद्र राणा ने मेरे पे घूंसे मारना शुरू कर दिया और जो आतंक फैला रहे थे उसको उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा। क्या आपकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की? मेरी शिकायत पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे कि फीमेल लिटिगेंट के अगेंस्ट जब कंप्लेन लेके जाते हैं तो कार्रवाई बहुत कम होती है। मेरा जेंडर ही मेरा दुश्मन बना हुआ है इस देश में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने काउंटर कंप्लेन डाल दी कि भाई मैं किडनैप करने आया था, अपने ही बेटे को मैं किडनैप करने आया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अल्टीमेटली मेरे साथ मारा पीटी हुई थी और मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए ही, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, ये कोई क्राइम नहीं है, अपने बच्चे से मिलना कोई क्राइम नहीं है, तो मैंने पंचकुला में कोर्ट केस किया राजेंद्र राणा के अगेंस्ट। उस पर भी आज तक जो वो वीडियो फुटेज जो पुलिस के पास है और जो स्कूल में अवेलेबल है, आज तक वो वीडियो फुटेज बाहर नहीं लाने दी गई। अगर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मैंने उसमें कुछ गलत किया होता तो वीडियो फुटेज तो बाहर आ गई होती, साथ में मैं अरेस्ट भी हो गया होता। आप अपने बेटे से उस समय कितने समय के बाद मिले थे, या उसे देखा था पहली बार? मैंने अपने बेटे को उससे पहले पिछले
पिछले 4 साल में सिर्फ 3 बार देखा है। एक बार तो जब मैं इंडिया में आया था नेगोशिएशन करने, 7 दिन मैं यहाँ पे रहा था। उसका पर्पस था नेगोशिएशन की, मैं किसी लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता। 7 दिन में से 1 दिन मुझे मिलने दिया गया था। उस 7वें दिन मुझे 50 लाख की डिमांड कर दी गई थी कि भाई मैं कि 50 लाख दे दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, गारंटी कभी नहीं दी गई कि बच्चा मुझे मेरा मिल जाएगा। अगर वो भी गारंटी दे दें तो मैं कुछ किसी तरह से इंतज़ाम करूँ। तो जब स्कूल में जब इंसिडेंट हुआ, मुझे मारा पीटा गया और मैंने थाने में एफआईआर करवाने की कोशिश की, तो उस पर कुछ नहीं मिला। पंचकुला कोर्ट में गया, आज भी 1 साल हो चुका है, एफआईआर नहीं हुई। तो मैंने मुख्यमंत्री सैनी जी के ऑफिस में गुहार लगाई। 10 दिन में खड़ा रहा बच्चा किडनैप की फाइल लेके कि मेरा बच्चा किडनैप हुआ और मुझे ही मारा पीटी की जा रही है। सैनी साहब ने इतने इलेक्शन के इतने बिजी समय में भी उनके ऑफिस ने अल्टीमेटली मुझे एंट्री दे के मेरी गुहार सुनी। उनके ऑफिस ने मेरी गुहार सुनी और एक नोट बना के दिया डीजीपी साहब के लिए कि इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए और जो भी बनता है कानूनी तौर पे उस पर किया जाए। ये कोई पॉलिटिकल रिक्वेस्ट नहीं थी, मैंने कोई साइड में कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली थी। उनके दरबार पे 10 दिन में खड़ा रहा, तब जाके जब वो जिद पे मैं अड़ा रहा, तब जाके उन्हें मुझे अंदर आने दिया। और तो उसके बाद क्या हुआ जब डीजी को रिटर्न में सैनी साहब द्वारा कह दिया गया, तो क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई आपकी शिकायत पर या आपको कोई जस्टिस मिला? उसके बाद भी मुझे कोई जस्टिस नहीं मिला। 1 साल हो चुका है। तो मैंने ये फोरम भी आजमा ली। पुलिस वालों ने एक रिपोर्ट बना के दे दी जो एकदम से झूठी रिपोर्ट है कि ऐसी कोई इंसिडेंट ही नहीं हुई। मैंने विटनेस स्टेटमेंट भी भेजी, उसको भी दबा दिया गया। आरटीआई भी लगाया सेक्टर 10 में कि भाई उसकी वीडियो निकाली जाए, तब भी दबा दिया गया। क्योंकि एनआरआई को कोई भी अधिकार नहीं है, एनआरआई को कोई भी जस्टिस नहीं देना चाहता। तो अंत में फिर आपके ऊपर एक एफआईआर हुई थी, वो किस लिए एफआईआर हुई थी और क्यों हुई थी? आपने क्या किया था उसमें? सर मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं उसके बाद मैंने हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया। हाई कोर्ट को सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस करे कि भाई इसकी कस्टडी, बच्चे की कस्टडी मुझे दे दी जाए। तो हाई कोर्ट ने एक न्यूट्रल जजमेंट दिया जो ना तो उनके फेवर में था ना मेरे फेवर में था। तो उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने मुझे फ्रीडम दे दी कि आप अपना कोई दूसरा तरीका आजमा लीजिए, लेकिन कोर्ट में क्रिमिनल केस मदर के अगेंस्ट हम एंटरटेन नहीं करेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी नेचुरल गार्जियन हो, हम बीच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने जो एलिगेशंस लगाए थे, उन्होंने जो काउंटर एलिगेशंस लगाए थे, उसको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। मेरा तो उम्मीद ये थी कि इस दरबार में कुछ सुनवाई होगी, लेकिन उस दरबार में सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम अल्टीमेटली एक कस्टडी केस के लिए, एक बच्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट मुझे क्यों जाना पड़ रहा है? मुझे जाना ही नहीं, मुझे पहले ही न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल 11% केसेज ही एक्सेप्ट करता है। 9-10% पॉलिटिकल केसेज होते हैं। 1% केसेज में मेरा नंबर नहीं लगा, तो उस केस को एडमिट नहीं किया जा सका। 5-6 महीने वेस्ट हो गए। अब मेरे पास दोनों दरवाजे में खटखटा चुका हूँ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। दोनों थाने में जहाँ वो रहते हों, जहाँ बच्चे का स्कूल है, कंप्लेन कर चुका हूँ। हाई कोर्ट मुझसे ये कहता है कि आप अपनी तरीका आजमा लीजिए। तो भाई मैंने इंडिया के कानून का इस्तेमाल किया, गार्जियनशिप वॉर्ड्स एक्ट 1956 सेक्शन 6, उसका इस्तेमाल किया, जिसके तहत 5 साल के ऊपर के बच्चे का पहला अधिकार फादर का होता है। ये सुन के बहुत लोगों को आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि हमेशा कोर्ट में जेंडर बेस्ड मुझे दिख रहा है, एडवांटेज फीमेल जेंडर को दिया जा रहा है, लेकिन पहला अधिकार फादर का होता है। और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, पहला अधिकार फादर का ही होना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके मैंने बच्चे को सेक्टर 20 पंचकुला से, घर के सामने से 2 लोगों की मदद लेके मैंने उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेने का, जिसका मैं पूरी तरह से इंटाइटल्ड हूँ, बच्चे का फादर हूँ और बच्चे की फादर और मदर यूएसए के कानून के हिसाब से हूँ, माँ और बाप दोनों हूँ। मैंने उसको कस्टडी में लेने की कोशिश की। थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, जो होनी ही थी, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ मुझे मारते हैं, तो हाथापाई क्यों नहीं होगी? आप बताइए। हाई कोर्ट कह रहा है कि अपना तरीका आजमा लीजिए। अब मेरे पास कौन सा तरीका बचा? कोई तरीका भी बता दे। वो 1956 गार्जियनशिप वॉर्ड्स एक्ट 1956 सेक्शन 6 का इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मेरी बनती है। वो अथर्व कुमार सिंह बच्चे का नाम है। वो बच्चा यहाँ पे इलीगली इसलिए रह रहा है क्योंकि ना तो उसका वीज़ा करवाया जा सकता है मेरी एक्स के द्वारा, ना तो उसका पासपोर्ट करवाया जा सकता है, और वो बच्चा बालिग होने पे किसी भी समय उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि किसी
गैर प्रवासी किसी बांग्लादेशी को जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको अरेस्ट कराया जा सकता है, मेरे बच्चे को भी अरेस्ट कराया जा सकता है। तो फिर आपने अपने बेटे की यानी कि किडनैपिंग की, जिसको हम किडनैपिंग कह रहे हैं, जो आपको मामला दर्ज किया है, और आपके मुताबिक वो किडनैपिंग नहीं थी, लेकिन पुलिस और परिजनों के मुकाबले वो किडनैपिंग थी। यही तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि यूएस में उसको किडनैपर माना गया, मदर को। यहाँ आते ही मैं गुहार लगा रहा था पिछले हर दरबार में कि भाई बच्चा मेरा किडनैप हुआ है, इंडिया में लीगली रखा जा रहा है, किसी ने उसे किडनैपिंग नहीं माना। मैंने अपने बच्चे को गार्जियनशिप अवार्ड्स एक्ट 1956 इंडियन लॉ के को पूरी तरह से फॉलो करते हुए और बच्चे के कंट्री के लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, बच्चा अमेरिकन सिटीजन है, मैंने उस बच्चे को वापस रिकवरी करी। आपको तरीका पसंद आए ना पसंद आए, मेरी एक्स ने, राजेंद्र राणा ने तुरंत मेरी एक्स को थाने में ले जाके कंप्लेन एफआईआर करवा दी कि ये बच्चा किडनैप हुआ है। सबको दिख रहा है कि ये फादर है, सबको दिख रहा है कि ये कानूनी उसका हक है, इसके बावजूद भी मेरे ऊपर मेरे बच्चे की किडनैपिंग का चार्ज लगा दिया गया। पंचकुला पुलिस सारा काम छोड़ के पंचकुला से दिल्ली क्रॉस करते हुए गुड़गांव में रात के 2 या 3 बजे पहुंची और मेरे घर का दरवाज़ा उन्होंने दम 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 तोड़ना शुरू कर दिया कि दरवाज़ा खोलो, बच्चे को लेने आए हैं। बाप से बच्चे को छीनने आए हैं। ना तो एक्स के पास, ना तो राजेंद्र राणा उनकी फैमिली के पास कोई कस्टडी की डिक्री है, ना तो यूएसए से, ना तो इंडिया से, और ना तो ये लड़की ये मानती है कि मेरा डिवोर्स हुआ है। वो ये कहती है कि डिवोर्स तो धोखा दे के दिया गया है। बहुत सारे यूएस के केसेस में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, प्रोसीडिंग्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अपने आप को इन्वॉल्व रखा है, लॉयर को एंगेज किया है। तो जब किसी लड़की का डिवोर्स, जो कहती है डिवोर्स ही नहीं हुआ है, और वो ये कहती है कि भाई ये उसका फादर है, थाने में जाके कंप्लेन करती है, तो आज क्या किसी भी फीमेल जेंडर को जो अभी भी मैरिड समझती है अपने आप को, ये अधिकार मिल गया है कि पुलिस में कंप्लेन करे, पुलिस दौड़ती हुई जाए, बाप के घर का दरवाज़ा तोड़े, उससे बच्चे को छीने, वापस माँ को दे दे। तो क्या उस वक्त फिर आपके ऊपर एफआईआर हुई, तो आपने क्या जुडिशली या फिर पुलिस कस्टडी काटी? एफआईआर हुई, पुलिस ने मुझे पीछा किया, किडनैपर मान के गुड़गांव में आई, 13 से 14 घंटे दरवाजे के बाहर खड़ी रही। मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर देने से मना कर दिया, बाप को छीनने आई है पुलिस, देने से मना कर दिया। मैंने उस समय पुलिस से कम्युनिकेशन किया। 1800 लोगों की कम्युनिटी है गुड़गांव में, एस्टर कोर्ट प्रीमियर, सैकड़ों लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। सबको दिख रहा था कि बाप से बच्चे को छीनने पुलिस आई हुई है और अरेस्ट करने आई हुई है। पुलिस ने क्लियरली कह दिया कि मुझे लेके ही जाएंगे अरेस्ट करके, उनके पास सीनियर्स के ऑर्डर हैं, वो मुझे अरेस्ट करके लेके ही जाएंगे। उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए, कस्टडी ऑर्डर दिखाया गया, मैं बाप हूँ उसके प्रूफ दिए गए। इस बीच एक्स पार्टी ने किसी भी तरह करके, मुझे नहीं मालूम कैसे करके, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाल के एक एंट्री ऑर्डर ले लिया कि बच्चे को रिकवर कर दिया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए 4 जून को। केवल रिकवरी का ऑर्डर था, ये ऑर्डर नहीं था कि बाप को किडनैपर मान लिया गया है, ये ऑर्डर नहीं था कि बाप से बच्चे को माँ को दे दिया जाए, रिकवरी का ऑर्डर था। उन्होंने मुझे वहाँ पे अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद बच्चे को हैंडओवर किया, बच्चे को माँ को हैंडओवर किया। पहली बात तो है, कोर्ट से जो भी ऑर्डर लिया गया, मुझे बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक्स पार्टी ऑर्डर लिया गया। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने कैसे वो ऑर्डर अचीव किया, लेकिन एक्स पार्टी वो ऑर्डर अचीव किया और एक साइड की बात सुन के वो ऑर्डर अचीव किया गया। इनके पास एक फुटेज थी जिसमें मैं बच्चे को लेता हुआ दिख रहा हूँ, थोड़ा मारपीट करते हुए दिख रहा हूँ, उसी को आंखों पे जमा देते हैं, चाहे वो थाने में जाते हैं, चाहे कोर्ट में जाते हैं, उसी को आंखों में तब तक रखते हैं जब तक कि उनके फेवर में कोई जजमेंट ना आ जाए। उन्होंने उस ऑर्डर के बेस पे, पुलिस तो पहले ही पहुंच चुकी थी, ऑर्डर तो बाद में आया, दरवाज़ा पहले ही टूट चुका था। उन्होंने दिखाया कि भाई, मैंने भी जजमेंट्स दिखाए कि हाई कोर्ट के चार हाई कोर्ट के जजमेंट, नागपुर बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मैंने उनको दिखाई, और ये कॉपी मैंने उनको सबको, पंचकुला के सभी सीनियर ऑफिसर्स को पहले ही भेजी हुई थी। और पिछले 1.5 साल से मैं ये कॉपी भेजता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेल जेंडर एज ए लिटिगेंट के इतने बुरे हाल हैं कि कभी भी मेरे साथ कोई भी बदसलूकी हो सकती है, कभी भी मेरे अगेंस्ट कोई भी केस बनाया जा सकता है। तो आपने कितने दिन तक सज़ा काटी वहाँ पर?
मुझे वापस पंचकुला लाया गया, 4 दिन मुझे पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसके बाद मुझे पंचकुला जेल भेज दिया गया। मैंने 18 दिन पंचकुला जेल में और 4 दिन 18-19 दिन पंचकुला जेल में और 4 दिन पुलिस कस्टडी में, टोटल 21 दिन की जेल काटी। और मैं तब से लेकर अभी तक हज़ारों लोगों से बात कर चुका हूँ सर। सबको समझ आता है कि ये कितना गलत हो रहा है, चाहे वो वहाँ का इनमेट हो। आपका पंजाब केसरी चैनल है, पंजाब केसरी पेपर हमेशा रोज़ आता था, और पंजाब केसरी में मैं इसलिए आया हूँ आज क्योंकि लोग वहाँ भी देखना चाहते हैं कि इस केस का अल्टीमेटली क्या असर हुआ। अगर बात की जाए कि क्या एक बच्चे की कस्टडी उसकी माँ के पास होनी चाहिए या होती है, और कानून क्या कहता है, क्योंकि 4 सालों से आप ये कानून पढ़ रहे हैं, कानून से लड़ रहे हैं, तो आपको जो अब तक की नॉलेज मिली है, आपको जानकारी मिली है कि जो बच्चे की कस्टडी है वो कब से कब तक पिता के पास होती है, कब से कब तक माँ के पास होती है? कानून ये कहता है कि बच्चे की कस्टडी, जो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है, जो शादी से हुआ बच्चा है, उसमें पहला हक फादर का होता है, 5 साल से ऊपर के बच्चे का। और इस कानून का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ना तो पुलिस, ना मेरे ख्याल से जुडिशरी, ना तो कोर्ट सिस्टम। सभी लोग इस कानून को ये कानून एग्जिस्ट भी करता है, इसको मानने को तैयार नहीं है। फादर इज द प्राइमरी गार्जियन एंड ओनली आफ्टर फादर इज द मदर प्राइमरी गार्जियन फॉर द चाइल्ड हु इज मोर देन 5 ईयर ओल्ड। माई सन इज 7 ईयर ओल्ड। उसका प्राइमरी गार्जियन मैं हूँ। अगर मैं उसकी कस्टडी दे दूँ, अगर मैं उस पर अधिकार खुद से छोड़ दूं, या फिर मेरी डिमाइस हो जाए, मैं एक्सपायर कर जाऊं, तो उस केसेस में उसके बाद अधिकार मदर को जाता है। डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट में कानून ये कहता है कि पहला अधिकार मेरा है। मुझे बार बार ये बताया जाता है कि मैं यूएस से कोर्ट ऑर्डर लेके आ गया हूँ, यूएस से लिटिगेशन करके आ गया हूँ, तो उसके बेस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम अपने ही कानून को भूल चुके हैं, क्योंकि जेंडर बेस का जो बायसनेस आ चुकी है सिस्टम, वो इतनी ज़्यादा कैंसर की तरह फैल चुकी है कि इवन मैंने ये देखा है कि लॉयर्स को भी नहीं पता है कि ये कानून क्या कहता है। कानून यही कहता है कि पहला अधिकार फादर का होता है, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, इस बात पे पूरी तरह से अडिग हूँ कि फादर का ही पहला अधिकार होना चाहिए। कानून भी कहता है और मैं भी यही कहता हूँ। आपने कोर्ट में याचिका डाली है, तो उसकी याचिका की सुनवाई है, वो सुनवाई कब है, और क्या मानना है आपको, क्या इंसाफ मिलेगा आपको? मैं इस केस में रिस्पोंडेंट हूँ। जो केस मैंने याचिका डाली थी हाई कोर्ट में और जिस पे सुनवाई हुई थी और उसमें मुझे रिलीफ नहीं मिला था, वही केस अब वापस उसी हाई कोर्ट में आ चुका है। ये एक ऐसा केस है जिसमें सेम मैटर पे ये केस हाई कोर्ट में दोबारा आया है, और इस केस सिर्फ इतना अंतर है कि पिछली बार मैं एज ए पिटिशनर था, इस बार मैं एज ए रिस्पोंडेंट हूँ। मैं उस तरफ खड़ा था, इस बार मैं इस तरफ खड़ा हूँ। चाइल्ड वही है, एलिगेशंस वही हैं। अल्टीमेटली डिसाइड ये होना है कि किडनैपर कौन है। फादर किडनैपर है, यूएसए कह रहा है कि फादर किडनैपर है, यहाँ पे मुझे एज ए किडनैपर ट्रीट किया जा रहा है, मुझे हरास किया जा रहा है। 4 साल में मुझे इतनी तपस्या करने के बाद मैं अपने बेटे को सिर्फ 3 दिन देख पाया हूँ। इतने हरासमेंट के बाद भी क्या ये फादर को फादर बनने के लिए क्या इतना हरासमेंट दिया जाना चाहिए? तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस बार सुनवाई हो तो निष्पक्ष हो, जजमेंट आए तो निष्पक्ष आए। मेरी जैसी सिचुएशन में इंडिया में 100 के ऊपर बच्चे फंसे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आई है। इंडिया ने यूएस के साथ इंटरनेशनल पेरेंटल किडनैपिंग पे अभी तक सिग्नेचर नहीं किए। इसकी वजह से यूएस में फीमेल लिटिगेंट जो केस हार जाते हैं और जिनके ऊपर खुद केसेस चल रहे होते हैं और जो पेरेंटहुड के काबिल नहीं है, वो इंडिया में आके केस डाल देते हैं कि उनको तो भाई अनड्यू एडवांटेज मिलेगा उनके जेंडर के बेस पे। तो फिलहाल इंतज़ार है उस 7 तारीख का कि हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या उस पिता को अपने बेटे से मिला दिया जाएगा, या मिलने को मिलेगा, या साथ रहने को मिलेगा, या फिर उस पिता को एक किडनैपर का थप्पा लगाकर छोड़ दिया जाएगा। अपने सहयोगी कुलजिंदर अरुण सूद के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।